बायोलॉजी पढ़े हो, बायोलॉजी में ऑस्मोसिस पाया है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है ऑस्मोसिस से रिलेटेड तुम लोगों को। हो गया? तो क्या जानते हो इसके बारे में? तो जानते हो मतलब आइडिया तो है ना। ऑस्मोसिस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान यहाँ पे दो, बोर्ड पे दो ध्यान यहाँ पे, ठीक है। मैंने 2 सॉल्यूशन बनाए, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्योर वाटर डाला मैंने, और यहाँ पे मैंने डाला क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कोई मैंने कुछ मिलाया है, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट मैंने मिलाया है, सॉल्ट वाटर डाल दिया, और बीच में मैंने एक क्या रखा, सेमी पार्मेबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेमी पार्मेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में मैं इसको बोलूँगा, बार बार नहीं लिखूँगा तो SPM ही बोलूँगा। ये होता है पानी, है ना। इस सेमी पार्मेबल मेम्ब्रेन का खास बात ये है कि ये सिर्फ क्या करेगा, इट अलाउज ओनली सोल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू। समझ रहे हो? सोल्वेंट को जाने देगा, किसको जाने देगा? SPM का खास बात ये है, अलाउज ओनली solvent particles, not solute, solute को जाने नहीं देगा। रीजन, सोल्यूट थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और सॉल्वेंट थोड़ा सा साइज में छोटा होता है ना। सॉल्वेंट को जाने देगा और सोल्यूट को जाने नहीं देगा, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ से पानी जाएगा, जो प्योर वाटर वाला पार्ट है वो ट्रेवल करेगा इस तरफ थ्रू सेमी पार्मेबल मेम्ब्रेन, इस तरफ, पेन बदल देता हूँ मैं काला, इस तरफ ट्रेवल करेगा, इस तरफ प्योर वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अपने आप। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस थ्रू ए सेमी पार्मेबल मेम्ब्रेन। मतलब एक बात यहाँ से मुझे क्या पता चला, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन है मान लिया मैंने C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है मान लिया मैंने C2, है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है ना। मतलब ये इसका C1 का कॉन्सेंट्रेशन कम है और C2 का ज़्यादा है, इस पर नमक पड़ा हुआ है। ये ऑस्मोसिस तभी होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा डायरेक्शन, C1 से C2 की तरफ। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस होता है। हो गया? डाउट है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस होता है। क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन? इट इज, ऑस्मोसिस इज ए, क्या लिखोगे? इट इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent from dilute solution to concentrated solution. Concentrated solution through a semi permeable membrane. बोलो आई बात समझ है ना? आगे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो क्या होता है, प्रैक्टिकली इस चीज़ को कहाँ देखा जाता है? अगर मैं रेजिन लूँ, समझते हो रेजिन?
हाँ हाँ, जो अंगूर का छोटा छोटा दाना होता है उसको ओवरनाइट पानी में मैं डुबा के रख दूँ, इसको सुबह क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पानी घुस जाएगा इसके अंदर। तो पानी यहाँ पे डाइल्यूट था, इसके अंदर पानी भी था थोड़ा बहुत, तो घुस गया, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आता है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है, दिखता हो हम, है ना, हर सुबह अगर भिगो के रख दोगे वो फूल जाएगा। और ये फूला हुआ को अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, वापस से ये सिकुड़ जाएगा, यहाँ से पानी निकलना चालू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वापस से सिकुड़ जाएगा ये, है ना। आचार जो हम बनाते हैं, मैंगो काट काट के आचार बनाते हैं, उसके अंदर नमक लपेट देते हैं हम, है ना, क्योंकि नमक क्या कर देता है, उसके अंदर का पानी, उसको पानी सोख लेता है उसका, है ना। अगर अचार में पानी रहेगा तो अचार खराब हो जाता है एक तरीके से, समझ रहे हो, अचार खराब हो जाएगा, है ना, इसीलिए उसको नमक डाल के रख देते हैं, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, वो भी तो बात होगी। और एक बात मैं बोलूँ, जो लोग सी में ट्रेवल करते, सी में अगर तुम मान लो कि फंस गए, सी समझते हो, यहाँ पे अगर फंस गए तुम बीचों बीच, तो क्या नहीं करना चाहिए, नमक का पानी नहीं पीना चाहिए। सॉल्ट वाटर होता है ना, सागर का पानी, तो नहीं पीना चाहिए। क्या करेगा वो, अगर तुमने पी लिया, तुम्हारे अंदर का जो सेल है, सेल से पानी निकलना पानी बाहर निकाल लेगा वो, क्योंकि नमक वाटर पी रहे हो तुम, कॉन्सेंट्रेटेड वाटर डाल रहे हो, तो सेल से पानी निकल जाएगा, तुम डिहाइड्रेटेड ही रहोगे, तुम प्यास बढ़ता ही जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। कारण ये होता है ऑस्मोसिस, पानी जितना पियोगे और प्यास लगेगा तुम्हारा, और वो प्यासा ही मर जाएगा। इसका मतलब होता है जो तुम लोग चाय छानते हो ना, वही वाला सिस्टम है ना। इट अलाउज ओनली solvent particle to flow, पार्टिकल टू, सिर्फ किसको पास जाने देगा, सॉल्वेंट को, सॉलिड को जाने नहीं देगा, क्योंकि सॉलिड का साइज बड़ा होता है, रोक देगा इसको। अब समझ में आया, ऑस्मोसिस पे कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब हम जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर तो जाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, कोई एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम बताओ जरा। एनिमल सेल बोल दो ना, कोई भी सेल, तुम्हारा सेल, हाँ सेल बोल दो ना, है ना। ये कौन सा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आएगा, ये नेचुरल में आएगा, आर्टिफिशियल पता है किसी, मतलब हमने बनाया बना जो मेम्ब्रेन, हाँ CO2 आर्टिफिशियल SPM, it is a artificial membrane, SPM बोले, हो गया, समझ गए, क्लियर। ये SPM है, लगा दिया मैंने, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने प्योर वाटर डाला है और यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर दिया के रखा है। मूव तो इस तरफ से ही होगा हमेशा, है ना। मूव क्यों हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अपने आप हो रहा है कि नहीं। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से अपने आप सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहा है और सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है ना।
तो मतलब इसका मान लो मैंने C1 मान लिया, इसका मान लो C2, तो मतलब C1 इज लेस देन C2। यही तो होता है कॉन्सेंट्रेशन में, इसलिए मान रहा हूँ। अब यहाँ से अगर वाटर जा रहा है, सॉल्वेंट अगर जा रहा है, तो ये बढ़ेगा, ये राइज होता जाएगा, है कि नहीं? ये कब तक चलेगा? ये ऑस्मोसिस कब तक होगा? हाँ, उस पर ही आ रहा हूँ, ये कब तक होगा? जब तक C1 इक्वल टू C2 ना हो जाता है ना। ये तो डायलूट है ही, ये इसको भी डायलूट कर रहा है ना। बी, ये कंपार्टमेंट ए मान लिया, ये कंपार्टमेंट बी। कंपार्टमेंट बी वाला कॉन्सेंट्रेटेड है और ए वाला डायलूट है। ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक बी और ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाता, यानी कि डायलूट ना हो जाता। ये बढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना। हो गया। होने के बाद इसका राइज करने लगेगा ये लिक्विड लेवल। अब मैंने यहाँ पे मान लो कि एक पिस्टन रख दिया, है ना, पिस्टन रख दिया। पहले दोनों चीजें देख लो एक बार, है ना। दोनों सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? आप खुला से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है ना। अब इसको धकेलेगा ऊपर के ऊपर, ऊपर ही ऊपर, है ना। जिस टाइम पे ये स्टॉप हो जाएगा जाना, उसी टाइम पे हम प्रेशर को माप लेंगे। समझ रहे हो? जिस पॉइंट पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, मतलब ये लेवल बनना बंद हो जाएगा, तो उसी पॉइंट पे हम क्या मान लेंगे? प्रेशर को मान लेंगे, है ना। समझ रहे हो? यानी कि जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर में डालूंगा कौन सी साइड में? कॉन्सेंट्रेशन साइड पे ही डालूंगा ना। इस साइड पे तो मैं नहीं देख सकता, तो यहाँ से अगर जा रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर में डालूंगा इस तरफ। जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, उसी प्रेशर को क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखोगे? हाँ, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? पाई से। जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस फेनोमेनन जो होता है वो रुक जाता है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन में लिखा देता हूँ, है ना। इसी पे एक्सटर्नल को आप क्या बोल देंगे हम? ऑस्मोसिस रुक गया इस पे, तो हम उसी को बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब हम ये एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देंगे और ज़्यादा इस साइड पे, है तो क्या है? दोनों, यहाँ पे भी तो पानी है, सॉल्ट वाटर होगा वो तो है, पानी यहाँ पे भी है, तो पानी क्या हो जाएगा? इस साइड से बहने चालू हो जाएगा उल्टा। अब इसको क्या बोल देंगे हम? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। When P external is greater than pi, है ना, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस will occur, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, है ना। जो आरओ होता है, केंट आरओ, जो हेमा मालिनी बेचता है, वो मशीन की बात कर रहा हूँ, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी को बोलते हैं। आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, अब तुमने तो परमेबल मेम्ब्रेन तो सेम ही रखा है, उल्टा मूव करने लगेगा। अब सॉल्यूट तो रह जाएगा, यहाँ से सॉल्वेंट अब फ्लो होना चालू हो जाएगा उल्टा दिशा में, होगा सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट, ठीक है। ये कंफ्यूज मत कर लेना कि सॉल्यूट भी मूव होने लगा है, सॉल्यूट मूव नहीं होगा, मूव होगा सिर्फ सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं यहाँ पे बैठ के ही लिख देता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस जो यूज करते हैं फॉर डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, ऑफ सी वाटर। सी वाटर का जो डीसैलिनेशन जो प्रोसेस होता है, समझते हो, है ना। उसका सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए, मुझे रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत पड़ती है। अच्छा प्रिंसिपल है, अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब जो पाई जो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर।
बोलते हैं। हो गया? जाहिर सी बात है, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है मुझे बताओ? कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 है, यहाँ पे C2 है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? दूसरी बात, पाई किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। क्यों करता है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? भागेगा ना उस तरफ। टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना? मैं इसको C लिख दूँ, कॉन्सेंट्रेशन को, टेम्परेचर को कैपिटल T लिख दूँ। दोनों को इक्वेशन को मिला के मैं क्या बोल देता हूँ? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT बोल सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन है टेम्परेचर। अब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाने वाला हूँ, तो क्या लिख दूंगा मैं? पाई इज इक्वल टू CRT। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। होता है कि नहीं होता? सब आएगा, रुक जाओ, एक एक करके सब लिखो। कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? करने का तो बहुत तरीका है ना? मोलारिटी के टर्म में कर सकता हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? तो पाई बदल के क्या हो जाएगा? इसको मैं यहाँ रखने देता हूँ। पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? N/V RT हो जाएगा। हो गया? कॉन्सेंट्रेशन को बदल दिया मैंने। हो गया? अब जो ये N है, ये किताब में दिया गया है फॉर्मूला। ये कौन सा N है? ये ऑब्जर्व मोल है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा तुमको, है? तुमको कौन सा वाला निकालना आता है? थ्योरेटिकल मोल आता है तुमको निकालना, ऑब्जर्व मोल नहीं आता है। वो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, है ना? अभी मुझे इसको किससे रिप्लेस करना है? थ्योरेटिकल मोल से रिप्लेस करना है। तो क्या कर दूंगा मैं? N थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय V इंटू R इंटू T इंटू I। वैन ऑफ फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए उसको पहले पढ़ाया था मैंने। वैन ऑफ फैक्टर करना पड़ेगा। अब ऑब्जर्व मोल क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल मोल। हो गया? हाँ, नहीं तो क्या करोगे? गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मैंने अगर N के जगह पे, है ना, यूरिया डाल दिया तो ठीक ठाक है, फॉर्मूला पे इसी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। NaCl डाल दूंगा तो नहीं बैठेगा इस फॉर्मूला पे। NaCl टूट के क्या बन जाता है? Na+Cl-। एक मोल लोगे तो 2 मोल बन जाएगा सॉल्यूशन के जब सॉल्यूशन में घोलने के बाद, है ना? Na2SO4 3 मोल बन जाएगा। 1 मोल लोगे तो 3 मोल बन जाएगा, इसलिए I की जरूरत पड़ती है यहाँ, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। पाई का यूनिट कैसे आएगा? अगर मुझे पास्कल में चाहिए, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना? प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना कि नहीं होता है? होता है। तो मुझे टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा? कैसे लेना पड़ेगा? केल्विन में, है ना? टेम्परेचर मैं लूँगा केल्विन में, वॉल्यूम में किस पे लूँगा? मीटर क्यूब, है ना?
आर किस पे लूँगा मैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो आर का वैल्यू मैं यूज़ करूँगा ये वाला। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अप्रोक्सीमेटली मैं इसको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 25/9 भी लिख सकता हूँ आर का वैल्यू को। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? है ना? अगर मुझे पाई निकालना है पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे खेल हो रहा है सबके सब, है ना, मुझे ATM में चाहिए, ATM में, है ना। ATM में लूँगा तो मैं टेम्परेचर किस पे लूँगा? केल्विन, है ना। वॉल्यूम किस पे लूँगा मैं? लीटर, है ना। आर का वैल्यू क्या लूँगा मैं? 0.082 यूनिट क्या होता है? लीटर ATM पर मोल केल्विन। तब मैं लूँगा ये। तो न्यूमेरिकल आसान हो जाए तो इसका वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? 1/12, 1/12 लिख लो एक बार। हो गया? अब बताओ, पीला कर देते हैं। यूरिया कितना है? 6 ग्राम। मोलार मास यूरिया का कितना होता है? 60। तो कितना आ गया? 1/10 मोल आ गया। आ गया। वॉल्यूम कितना दिया है? 5 लीटर। चेंज करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। मत करना, चेंज क्यों करना है। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया है? और टेम्परेचर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मैंने दे दिया, है ना। मतलब सेल्सियस में रखोगे या केल्विन में लेके जाओगे? केल्विन में। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, है ना। अभी मैं क्या करूँगा? पाई निकालूंगा। पाई इजिकल टू N/V R इंटू T इंटू I। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इसके लिए 1 हो जाएगा I का वैल्यू। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/10 आया था। वॉल्यूम आया था 5 लीटर। आर का वैल्यू हम लेंगे कौन सा वाला? अब बताओ, 1/12 लेंगे कि 25/9 लेंगे? हाँ, 1/12। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आंसर? 15। 0.5 ATM आना चाहिए, है ना। आ गया? 0. नहीं आया क्या? दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in a solution at 27 degree Celsius. Calculate in 5 liter solution, 5 liter solution. Solution, calculate osmotic pressure.
बोलो कैलकुलेट कर पाओगे? 5.85 ग्राम है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 5.85 58.5 कितना आएगा मोल्स? 0. हो गया। अब आई क्या होगा? हाँ, आई हो जाएगा 2 है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर डिसोसिएशन नहीं दिया गया है तो सीधा का सीधा लिख देना 2। कितना आयंस पे जाएगा? 2 है। हो गया। बाकी पाई कैलकुलेट कर लो यहाँ से, N/V इंटू R इंटू T इंटू आई है ना। 0.1/5 इंटू क्या ले लूँगा मैं यहाँ पे 5 लीटर दे के रखा है तो 1/12। टेम्परेचर ले लूँगा मैं सेम टू सेम 300, लेकिन आई का वैल्यू अब आ जाएगा 2। कितना आएगा आंसर? जो पहला वाला आंसर है उसका तो डबल हो गया ना ये। 0.5 अगर आ गया तो 1.0 ATM। अगर किसी को अगर यहाँ पे डाउट है तो बोलो, नहीं है ना। पहला वाला आंसर क्या है तो डबल है। अब ये बात समझ रहे हो बात को? जब सॉल्यूशन में मैंने NaCl डाला, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? अगर हेम्पटन फैक्टर 2 नहीं मानते तो आंसर क्या आता? तो गलती हो जाता ना, है ना। इसीलिए ऑब्जर्व मोल को हमें थ्योरेटिकल मोल पे लेके जाके मतलब आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। दिख रहे हो आंसर? डिफरेंस आ गया।